नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। तो कूलाम के नियम को देखने से पहले हम देखते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पर कैसे बल लगाते हैं। तो इससे पहले देखते हैं, हम एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं Q1। चार्ज पार्टिकल लेने से पहले हम देखते हैं कि कोई आवेश है वो एनवायरनमेंट में फ्रीली नहीं पाया जाता। कोई आवेश किसी बॉडी में, किसी मैटर में, किसी ऑब्जेक्ट में पाया जाता है तो वो बॉडी चार्ज बॉडी कहलाती है। तो जैसे ही हमने यहाँ Q1 आवेश लिया, ये Q1 आवेश नहीं लिया, Q1 आवेश की कोई बॉडी ली है, कोई वस्तु ली है, कोई ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। तो कोई भी आवेश होता है, कोई भी आवेशित बॉडी होती है, आवेशित कण होता है, तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एक फील्ड जनरेट करती है, एक फील्ड को डेवलप करती है वो बॉडी जो आवेशित है, और उस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कैसे डेवलप होता है, इसका सेंटर है, इसके सेंटर से बाहर की तरफ लाइनें खींचते हैं। ये लाइनें हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, ऐसे लाइनें होती है, ये लाइनें दिखाई नहीं देती। इनको हमने माना है कि ऐसे लाइनें होती है, ये हमारी कल्पना है। जो ये लाइनें होती है इनकी डायरेक्शन, यदि ये प्लस आवेश है तो इनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, और यदि ये माइनस आवेश है तो इनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। तो हमने हम Q1 को प्लस लेके चल रहे हैं तो इनकी बाहर की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। ये होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा आवेशित या चार्ज पार्टिकल आ जाता है Q2। इसके ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q2 आ जाता है, तो क्या होता है, तो होता है Q1 के फील्ड में Q2 आने की वजह से Q2 Q1 के फील्ड की वजह से एक फोर्स महसूस करता है, ना कि Q1 की वजह से। Q2 एक बल का अनुभव करता है Q1 के क्षेत्र की वजह से। तो इसका जो ये फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से Q2 जो कि खुद भी चार्ज पार्टिकल है एक बल महसूस करता है। और बल देखते हैं कैसे महसूस करता है। यहां से यहां भी एक लाइन जा रही होगी ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की, जो कि इसके भी सेंटर से गुजर रही होगी। तो अब इनको यहां बनाते हैं हम, Q1 Q2, ये इसके भी सेंटर से गुजर रही है, इसके भी सेंटर से गुजर रही है। तो जो बल लगेगा वो इसी लाइन पर लगेगा, ठीक है। और जो बल लगेगा इसी लाइन पर लगेगा, और उस बल का मान होता है Q मल्टीप्लाई बाई E वेक्टर। जो E है ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो ये फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब देखते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर। यदि Q प्लस है तो प्लस लिखेंगे, Q माइनस है तो इसकी डायरेक्शन, बल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी यदि यहाँ पर माइनस Q है तो। अब देखते हैं Q1 और Q2 दोनों को हम समान लेते हैं, समान आवेश लेते हैं शुरुआत में। Q1 और Q2 या तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो हम दोनों प्लस लेके चल रहे हैं। तो प्लस लेंगे तो इसका एक क्षेत्र होगा इधर की तरफ, इसका क्षेत्र होगा इधर, इसका क्षेत्र इधर, इसका भी बाहर की तरफ होगा, इसका भी बाहर की तरफ होगा। तो इसके फील्ड में ये आएगा तो ये एक बल महसूस करेगा इधर। बल को किसने महसूस किया, F2 ड्यू टू 1 इधर की तरफ महसूस किया, इसका भी क्षेत्र बाहर की तरफ होगा इधर। तो इसने भी एक इसी लाइन पर, इस लाइन के अलावा ऐसे इसकी बहुत सारी फील्ड की लाइन है, उन लाइनों पे ये नहीं आ रहा, ये केवल एक पर्टिकुलर लाइन पर आ रहा है जिसका जो इसके सेंटर से गुजर रही है। तो इसकी वजह से ये महसूस किया एक बल, फर्स्ट ड्यू टू 1, F1 ड्यू टू 2, ठीक है। यदि नेगेटिव ले तो भी ऐसा ही फिनोमेना हमारे पास आएगा। तो अब लेते हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, विपरीत आवेश लेके देखते हैं क्या होता है। ये तो हुआ समान
आवेश लेने पर। अब विपरीत आवेश लेते हैं, Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव। जो Q2 नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है उसका फील्ड बाहर की तरफ, जो नेगेटिव है उसका फील्ड अंदर की तरफ, उसका फील्ड अंदर की तरफ। ठीक है, तो Q2 जो है उसका फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, इसका एक फील्ड की लाइन इधर भी आ रही होगी, एक फील्ड इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। फील्ड की डायरेक्शन हमको पता है कि E की डायरेक्शन ये है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ एक डायरेक्शन है। ठीक है, इसके फील्ड की डायरेक्शन है इधर की तरफ, और यहाँ पर प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश से भी फोर्स की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि F बराबर होता है QE। ठीक है, तो F1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू होगा, कौन से आवेश पर लग रहा है, Q1 पर लग रहा है, और फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो E की डायरेक्शन, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी E की ही डायरेक्शन में। तो E की डायरेक्शन किधर है, इधर। E को यहाँ कहते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में डिटेल से, अभी हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। तो E की डायरेक्शन है इधर, और फोर्स की डायरेक्शन भी हो जाएगी इधर, तो F12 इधर हो गई। अब देखते हैं F21। अब यहां पर देखते हैं F21, 2 पर 1 की वजह से लगने वाला बल, 2 पर 1 के फील्ड की वजह से। 1 का फील्ड किधर है, 1 का फील्ड बाहर की तरफ है, इधर, इधर, और एक फील्ड इधर जा रहा है, ये 1 का फील्ड है। 1 का फील्ड इधर है, लेकिन ये आवेश क्या है, ये नेगेटिव है, तो Q2 को हम लिखेंगे -Q2, और इसकी डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन लिखेंगे E1, यहाँ पर ये थी E2। ठीक है, E1 की डायरेक्शन किधर हुई, इधर। Q2 क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव को -Q लिखा। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, E1 की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, E1 की डायरेक्शन किधर थी, इधर, इसके अपोजिट Q2 पर लगने वाला फोर्स, तो F21 इधर लगेगा, F12 जो लगी रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनको मिटा देते हैं, F12 इधर लग रहा है, F21 इधर लग रहा है। ठीक है, ये जो बनाई थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी। तो दोनों आवेशों पर फोर्स लग रहा है जो एक दूसरे की तरफ लग रहा है, तो इससे अब ये पक्का हो गया कि विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। अब देखते हैं आगे सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अब कूलाम के नियम का। कूलाम्स लो। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो सदिश निरूपण देखते हैं हम, एक कोऑर्डिनेट लेते हैं yx एंड ये xx, yx x अक्ष। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं Q1 और यहाँ पर लेते हैं चार्ज पार्टिकल Q2। Q1 की ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं
R1 Q2 की ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं R2, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस हम देखते हैं अब वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं R12 चूँकि वेक्टर है तो इनकी डायरेक्शन भी होगी R12 1 2 तो 1 की तरफ डायरेक्शन होगी, और ये लिखेंगे इसको R1 माइनस R2, ठीक है। अब लिखते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है ये होगी R21 इधर, जो मैग्नीट्यूड जो है वो ये है, तो ये हो गई R12 और R12 की डायरेक्शन क्या हो गई इधर की तरफ, और ये हो गई R21 वेक्टर और R21 वेक्टर की डायरेक्शन हो गई इधर की तरफ। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखते हैं आगे दोनों पर फोर्स। Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स, जो अभी हमने देखा था कि समान आवेश एक दूसरे पर समान आवेश आकर्षित करते हैं या विपरीत आवेश समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम देखते हैं F12 और F21 दोनों को समान लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है हमको मैथमेटिकली। वेक्टर फॉर्म में हम कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमको वही मिलता है जो हमने अभी देखा। अभी जो देखा ये हम बाद में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, वो हमने इसलिए देखा ताकि इसको हम वेरीफाई कर सकें, ठीक है। अब देखते हैं F(1) ड्यू टू 2, पहले आवेश पर दूसरे की वजह से लगने वाला बल। कूलाम के नियम में हमने देख लिया था बल क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R², R इज डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2। तो अब देखते हैं F(1) 1 पर 2 की वजह से लगने वाला बल, तो K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं तो डायरेक्शन भी उसके साथ साथ में लेनी पड़ेगी। F(1) देखते हैं K Q1 Q2 अपॉन R, अब लेना पड़ेगा 1 2 यहाँ मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, डायरेक्शन है 1 2 कैप R12 कैप, R12 कैप है जो है इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन वही है जो R12 वेक्टर की डायरेक्शन है, और ये केवल डायरेक्शन शो करने के लिए ही लगाया जाता है, तो हमने लगाया R12 कैप, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। F(1) वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 होल स्क्वायर। जो ये यूनिट वेक्टर है इसको वेक्टर बना देते हैं। वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, R12 कैप तो है लेकिन अब इसके मैग्नीट्यूड से गुना कर देते हैं। मैग्नीट्यूड से गुना करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और गुना करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ करेंगे। R12 इसका मैग्नीट्यूड से गुना कर दिया और R12 कैप हमारे पास है ही, ऊपर गुना किया है तो नीचे भी गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्यूब। तो क्या हो गया F(1) K Q1 Q2 अपॉन R12 होल क्यूब, और R12 मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इंटू R12 का कैप क्या हो गई R12 वेक्टर, ठीक है। इसको लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12 होल क्यूब। R12 क्या होता है, यहाँ से R12 लिख लेते हैं R1 माइनस R2,
R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये आया हमारे पास F12। अब F21 देखते हैं। F21 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स, तो KQ1 Q2 अपॉन R, यहाँ पर लिखेंगे 21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R21 कैप। 2 1 है तो सारा 2 1 में लेना पड़ेगा, तो KQ1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर। अब इसको बना देते हैं वेक्टर, तो वेक्टर बनाने के लिए वही काम करते हैं, R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से गुणा R21 कैप, परिमाण से गुणा और डायरेक्शन साथ में है ही, परिमाण और डायरेक्शन क्या बन जाता है वेक्टर, और ऊपर गुणा किया है नीचे भी करना पड़ेगा तो नीचे हो जाएगा क्यूब। तो KQ1 Q2 अपॉन R21 और R12 मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, तो 21 की जगह क्या लिख लेता हूं मैं R12, R21 वेक्टर बन गया। ठीक है, ये आया क्या F21। अब इधर आते हैं, F21 को आगे लिखते हैं। F21 क्या आया KQ1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब। R2 वेक्टर को लिखते हैं यहाँ से, R21 वेक्टर को लिखते हैं यहाँ से, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, F21 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, KQ1 Q2 अपॉन R12 होल क्यूब, माइनस कॉमन लिया तो क्या हुआ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, F21 इज इक्वल टू माइनस, अब इस क्वांटिटी को हम देखें तो एक क्या F12 नहीं है, KQ1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R1 माइनस R2, KQ1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R1 माइनस R2, तो माइनस F12 लिख सकते हैं इसको, F21 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, हमने ये भी पहले देखा था, एक बल इधर लग रहा था एक बल इधर लग रहा था, दोनों बलों की दिशा विपरीत है यदि आवेश दोनों समान है। ठीक है, एक बार देखते हैं कैसे किया। F21 निकाला हमने, फोर्स का फॉर्मूला था ये हमारे पास, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ R क्या है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लिखा F12, क्योंकि फोर्स 1 पर 2 की वजह से निकाल रहे हैं, और अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। डायरेक्शन होता है R12 कैप, कैप यूनिट वेक्टर इकाई सदिश होता है जो कि केवल डायरेक्शन को शो करता है। फिर आगे देखा हमने, इसको वेक्टर बनाया, इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई, परिमाण से गुणा किया, परिमाण से ऊपर नीचे गुणा किया तो नीचे क्यूब बना, और ऊपर ये पूरा वेक्टर बन गया R12 वेक्टर, और R12 वेक्टर को यहाँ से लिखा R1 माइनस R2। वैसे ही F21 लिखा, F21 के लिए इकाई सदिश R21 और मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम था ही, तो 21 लिखो या 12 लिखो, दोनों सेम ही है, तो 21 की जगह 12 लिख दिया, और यहाँ पर ये बना वेक्टर R21 वेक्टर। R21 वेक्टर को आगे जाके इससे खोला, R2 माइनस R1, इससे माइनस कॉमन लिया तो R1 माइनस R2 बन गया, वो सेम जो यहाँ पर है R1 माइनस R2, आगे की क्वांटिटी सेम ही थी क्योंकि मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो R1 माइनस R2, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ गया F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बल के बारे में।
फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। अभी हमने फील्ड देखा था, तो फील्ड जा रहा था सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से फील्ड जा रहा था, बिल्कुल सेंटर से। तो इस फील्ड की वजह से हम कह सकते हैं कि जो ये फोर्स होता है ये एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। ये कूलाम के नियम से जब हम फोर्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम कह सकते हैं कि ये केंद्रीय बल होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये बल संरक्षी बल होते हैं, और कूलाम के नियम से निकाला गया बल, कूलाम के नियम से बल तभी निकाल सकते हैं हम, कब? जब ये होता है परमाणु, ठीक है। परमाणु के अंदर होती है त्रिज्या, परमाणु के अंदर होता है परमाणु का नाभिक, ठीक है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻15 मीटर के कोटि की या इसके आसपास हो ना, तो कूलाम का नियम वहां काम नहीं करता, क्योंकि नाभिक वहां पर अपना, हमने देखा था नाभिकीय बल बहुत प्रबल बल होता है, तो नाभिक अपना बल लगाना चालू कर देता है यहाँ पर। तो 10⁻⁻15 कोटि की यदि इनके बीच की डिस्टेंस r हो, इसके लगभग इसके आसपास भी होना, तो वहां पर कूलाम का नियम काम नहीं करता। और एक दूसरी बात, जब आवेश या चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो या स्टेशनरी ना हो, तब भी ये कूलाम का नियम नहीं लगाते। वहां पर दूसरा बल, वहां पर एक विद्युत बल तो आ ही जाता है, एक दूसरा बल और आ जाता है, विद्युत चुंबकीय बल या चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय तो तब आता है जब एक्सेलरेशन कर रहा हो, यदि एक्सेलरेशन नहीं भी कर रहा हो तब भी यदि मूव कर रहा है तो चुंबकीय बल आ जाता है वहाँ, और वहाँ अपना ये भी रोल करता है। तो केवल हम कूलाम के नियम वहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है। ये सारी बातें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।